सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि गूगल प्ले स्टोर पर हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप लॉन्च हो चुकी है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पर 9 तारीख को यानी कि संडे को एक फ्री मॉक टेस्ट होने वाला है। इस मॉक टेस्ट में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उसमें से टॉप 10 को फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट 75% से अबव स्कोर करेंगे उनको हिमाचल कॉम्पिटिटिव के लाइव क्लास कोर्स में 200 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। तो आप भी अगर इस फ्री मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड करिए, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए और संडे को यानी कि 9 तारीख को आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि ये सीपीयू की खुद की मेमोरी होती है, यानी कि जो भी डाटा प्रोसेस होने के लिए सीपीयू में जाता है तो वो टेम्परेली कहाँ पे स्टोर किया जाता है, रजिस्टर्स में। और जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि रजिस्टर बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। और इसके अलावा रजिस्टर में कोई भी डाटा अगर सीपीयू को एक्सेस करना है तो उसके लिए सीपीयू को कोई भी एड्रेस स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सीपीयू की खुद की मेमोरी है या फिर सीपीयू की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। अब यही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था कि इनमें से जो है फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। तो रजिस्टर जो है सबसे फास्ट होंगे, उसके बाद कैश मेमोरी आती है रजिस्टर्स के बाद जो फास्ट होती है। और रजिस्टर एक्चुअल में स्टोर क्या क्या करते हैं, डाटा हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, एड्रेसेस हो गए या फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हो गए, ये सब जो है रजिस्टर्स में स्टोर किए जाते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होनी है उसको पहले रजिस्टर्स में लाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है तो पहले उनको रजिस्टर्स में लोड करना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करने के बाद उसका रिजल्ट भी रजिस्टर्स में ही स्टोर किया जाता है एंड देन वो रिजल्ट कैश में या फिर मेमोरी में राइट कर दिया जाता है। तो कैश मेमोरी इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो एक्यूमुलेटर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है। याद रखेंगे ये चीज़, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है पहले। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर रखता है जो कि मोस्ट रिसेंटली फेच की गई है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन अभी करंटली एग्जीक्यूट होनी है वो कहाँ पे स्टोर होती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर में उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर रहता है जो कि करंट इंस्ट्रक्शन के बाद एग्जीक्यूट होनी है। फिर नेक्स्ट आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मेन मेमोरी में जो भी अगली लोकेशन एक्सेस होनी है उसका एड्रेस कंटेन करता है। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है मेमोरी बफर रजिस्टर, या फिर इसको मेमोरी डाटा रजिस्टर भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है, जो भी डाटा मेमोरी से प्रोसेसिंग के लिए आ रहा है उसको स्टोर करता है, या फिर जो भी डाटा प्रोसेस होके मेमोरी को सेंड किया जाना है उसको स्टोर करता है। और इसमें ऑपरेंड्स या फिर दूसरे डाटा को स्टोर किया जाता है। तो ऑपरेंड्स क्या होते हैं ये मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लो 2 नंबर हैं 3 और 4, इन दोनों नंबर्स को मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे 3 भी ऑपरेंड है और 4 भी ऑपरेंड है, और इस पे जो भी ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे एडिशन का ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है तो ये प्लस का साइन जो है ऑपरेटर कहलाएगा यहाँ पे। अब रजिस्टर्स के साइज के आधार पर ही सीपीयू का साइज डिटरमाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 8 बिट का रजिस्टर लगा है किसी सीपीयू में तो वो 8 बिट प्रोसेसर माना जाएगा। और रजिस्टर्स के साइज को वर्ड साइज भी कहा जाता है। और रजिस्टर जो है वो अलग अलग साइज में आते हैं, जैसे कि पहले 8 बिट या 16 बिट के रजिस्टर आते थे, फिर उसके बाद 32 बिट के रजिस्टर आना स्टार्ट हुए, और अभी प्रेजेंट में हम 64 बिट के रजिस्टर जो है यूज कर रहे हैं। तो जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में देखते हैं कि उसमें 32 बिट का प्रोसेसर लगा हुआ है या 64 बिट का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें रजिस्टर का साइज जो है 32 बिट का होगा या 64 बिट का होगा। और 32 बिट और 64 बिट का मतलब ये है कि सीपीयू एक बार में 64 बिट का डाटा प्रोसेस कर सकता है। तो ये तो थे रजिस्टर्स जो कि सीपीयू में सबसे हाई स्पीड मेमोरी होते हैं। फिर इसके बाद स्पीड के मामले में दूसरे नंबर पे आती है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जैसा कि आपको पता है कि ये सीपीयू रजिस्टर और रैम के बीच में इंस्टॉल की जाती है, ताकि रैम से रजिस्टर को जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। यानी कि कैश जो है सीपीयू रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में एज अ बफर काम करती है। और कैश मेमोरी को रैम और रजिस्टर के बीच में इंस्टॉल करने का रीज़न यही है कि रैम की डाटा ट्रांसफ़र स्पीड स्लो होती है। तो कैश मेमोरी यहाँ पे क्या करती है कि सीपीयू को जिस भी डाटा की ज़रूरत पड़ेगी वो डाटा रैम से कैश में लोड कर लिया जाएगा और फिर सीपीयू को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एक फास्टर रैम का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब इसके अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे कि कैश में वो डाटा स्टोर रहता है, सेव्ड रहता है, जो कि सीपीयू के द्वारा बार बार यूज़ होना है। तो इसलिए सीपीयू को जब भी किसी डाटा की ज़रूरत होती है तो वो सबसे पहले कैश को चेक करेगा। अगर सीपीयू को कैश में डाटा नहीं मिलता है फिर वो डाटा रैम से लोड किया जाएगा। और इसके अलावा जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि कैश मेमोरी को एक्सेस करने के लिए सीपीयू मदरबोर्ड के सिस्टम बस का यूज़ नहीं करता है, क्योंकि कैश मेमोरी सीपीयू के साथ ही जोड़ी जाती है। तो इस वजह से कैश से डाटा एक्सेस करने की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
और जो कैश मेमोरी प्रोसेसर के साथ लगाई जाती है वो सेपरेट कैश से कहीं ज़्यादा फास्ट होती है। अब CPU में दो बिल्ट इन कैश आती है, एक होता है L1 कैश और एक होता है L2 कैश, यानी कि लेवल 1 कैश और लेवल 2 कैश। और इसके अलावा कुछ प्रोसेसर में सेपरेटली लेवल 3 कैश भी लगाई जाती है, जैसे कि इंटेल का कोर i7 प्रोसेसर हो गया, तो इसमें लेवल 3 कैश भी इंस्टॉल की जाती है सेपरेटली। और कैश मेमोरी बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, इसलिए इसका साइज जो है वो स्मॉल ही रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेवल 1 कैश जो 256 KB तक हो सकती है, लेवल 2 कैश 6 MB तक हो सकती है और लेवल 3 कैश 12 MB तक होती है। तो ये तो थी कैश मेमोरी की बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम कैश को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 903 एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, जैसे कि कैश मेमोरी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, या फिर कौन कौन सी राइट टेक्निक्स जो कैश में यूज़ की जाती हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर अभी तक आपने हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आप ये पूरा कोर्स बहुत कम प्राइस में परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और PDFs दोनों प्रोवाइड की जाएंगी, और इस कोर्स में MS ऑफिस और लैंग्वेजेस जैसे टॉपिक भी कवर्ड रहेंगे। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे स्टोर में जाएंगे और उसके बाद जो भी कोर्स आपको सूटेबल लगता है वो आप परचेज कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में लाइव क्लासेस का कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं प्लस PDF नोट्स और साथ में मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट डेली और वीकली दोनों रहेंगे। तो इस सारे मटेरियल से हम श्योर कि अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी आपकी JOIT 939 के लिए। बाकी आप नेक्स्ट 3 डेज में अगर इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ का आपको इस पर ऑफ मिल जाएगा। तो ऑलरेडी 50+ स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब कैश मेमोरी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है कि कैश मेमोरी जो है प्रोसेसर के साथ ही बिल्ड की जाती है, इसलिए ये सिस्टम बस का यूज़ नहीं करती है, जो कि थोड़ी स्लो होती है, जिसमें कि डाटा ट्रांसफ़र थोड़ा स्लो रेट पे होता है। और क्योंकि कैश को CPU के साथ ही बिल्ड किया जाता है, तो इसलिए CPU को जब कोई डाटा चाहिए होता है तो उसको कैश में कोई एड्रेस स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली कैश से डाटा उठा सकता है। बट CPU को अगर कोई डाटा रैम से चाहिए तो उसके लिए CPU को रैम में एक एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस लोकेशन से डाटा उठाना है। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया कि कैश में वो डाटा स्टोर रहता है जो कि CPU के द्वारा बार बार यूज़ होना है। तो इसलिए जब CPU को किसी डाटा की ज़रूरत होती है तो वो सबसे पहले कैश में चेक करेगा। अगर कैश में डाटा नहीं मिलता है तो फिर डाटा को रैम से लोड किया जाता है। तो इस केस में दो सिचुएशन अराइज होती हैं। जब CPU को कोई डाटा चाहिए होता है और वो डाटा कैश में ही मिल जाए तो उसको कहेंगे कैश हिट, और कैश हिट के केस में डाटा ट्रांसफर स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। और अगर डाटा कैश में नहीं मिलता है तो उसको कहा जाता है कैश मिस। और इस केस में प्रोसेसर क्या करता है, मेन मेमोरी से डाटा को कैश में कॉपी करता है, फिर कैश से डाटा प्रोसेसर में लोड किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो भी एक्स्ट्रा टाइम की पेनल्टी पड़ती है उसको कहा जाता है मिस पेनल्टी। तो यहीं पे एक टर्म आती है हिट रेशो, यानी कि कैश हिट की परसेंटेज कितनी है। मतलब अगर 100 बार डाटा डिमांड किया जाता है और उसमें से 90 बार डाटा जो है कैश में ही मिल जाता है तो हिट रेशियो जो है 90% रहेगी और मिस रेशियो हो जाएगी 10%। और इसके अलावा कैश मेमोरी का वर्किंग प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है, 903 के एग्जाम में पूछा गया था ये। तो कैश मेमोरी जिस प्रिंसिपल पे वर्क करती है उसको कहते हैं हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, यानी कि टेंडेंसी ऑफ प्रोसेसर टू एक्सेस द सेम मेमोरी लोकेशन रेपिटेटिवली ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेसर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कुछ मेमोरी लोकेशंस बार बार एक्सेस करता है, तो इस प्रिंसिपल को कहा जाता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अब इसके अलावा लोकेलिटी भी दो टाइप किया जाती है। एक होता है स्पेशियल लोकेलिटी, जहाँ पे डाटा एलिमेंट्स को पास पास रखा जाता है ताकि उनको ईजिली जो है एक्सेस किया जा सके। और इसके अलावा दूसरी लोकेलिटी आती है टेम्पोरल, तो इसमें कुछ डाटा एलिमेंट्स को बार बार एक्सेस किया जाता है फ्रीक्वेंटली। अब नेक्स्ट इसके बाद एक टर्म आती है कैश लाइन, या फिर इसको कैश ब्लॉक भी कहा जाता है। तो कैश ब्लॉक क्या चीज़ होती है, कैश मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसको कि लाइन कहा जाता है या फिर ब्लॉक कहा जाता है, और हर एक लाइन का साइज 4 से 64 बाइट तक का हो सकता है। तो कैश में जब भी डाटा को रीड या राइट किया जाता है तो एक पूरी की पूरी लाइन या फिर पूरा का पूरा ब्लॉक रीड किया जाएगा या राइट किया जाएगा, और हर एक लाइन के ऊपर एक टैग होता है जो कि मेन मेमोरी में किसी लोकेशन को इंडिकेट करता है कि इस डाटा ब्लॉक को मेन मेमोरी के किस लोकेशन से कॉपी किया गया है। अब नेक्स्ट कैश को मैपिंग के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 फुली एसोसिएटिव, नंबर 2 डायरेक्ट मैप और नंबर 3 सेट एसोसिएटिव। तो सबसे पहले अगर फुली एसोसिएटिव कैश की बात करूं तो इसमें मैपिंग पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, यानी कि मेमोरी का कोई भी ब्लॉक कैश के किसी भी ब्लॉक में कॉपी किया जा सकता है। तो इस टाइप की कैश को हम कहते हैं फुली एसोसिएटिव कैश। जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है कि मेमोरी के किसी भी ब्लॉक को उठा के हम कैश के किसी भी ब्लॉक में कॉपी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है डायरेक्ट मैप कैश। तो इस टाइप की कैश में मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक कैश के सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक में प्लेस किया जा सकता है या कॉपी किया जा सकता है।
जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि मेमोरी के येलो टाइप के ब्लॉक्स जो हैं सिर्फ कैश के येलो ब्लॉक में प्लेस किए जा सकते हैं। तो इस टाइप के कैश को हम कहेंगे डायरेक्ट मैप्ड कैश। फिर नेक्स्ट आता है सेट एसोसिएटिव कैश। तो इसमें मेमोरी के किसी भी ब्लॉक को हम एन वेज में प्लेस कर सकते हैं कैश ब्लॉक में। अब एन वेज का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे टू वे सेट एसोसिएटिव कैश है। तो टू वे सेट एसोसिएटिव कैश में क्या होगा कि हम मेन मेमोरी के किसी भी ब्लॉक को दो तरीकों से कैश में प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि येलो वाले ब्लॉक जो है दो तरीके से कैश में प्लेस कर सकते हैं हम, या तो पहले ब्लॉक में या फिर दूसरे ब्लॉक में। उसी तरह से ब्लू वाले भी दो तरीके से प्लेस कर सकते हैं हम, या तो पहले ब्लॉक में या फिर दूसरे ब्लॉक में। तो इस टाइप की कैश जहाँ पे हम मेमोरी के ब्लॉक्स को एन वेज में मैप कर सके कैश में, उसको कहा जाता है सेट एसोसिएटिव कैश। अब नेक्स्ट कैश में राइटिंग की टेक्निक्स पढ़ लेते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था JOIT 903 में। तो जब भी हम कैश में डाटा को राइट करेंगे तो हमारे पास दो सिनेरियोज आएंगे, एक आएगा राइट हिट और दूसरा आएगा राइट मिस। अब राइट हिट और राइट मिस क्या चीज़ होती है, ये समझने के लिए पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कैश के किसी भी ब्लॉक में आप तब डाटा को राइट कर सकते हैं जब उसमें मेन मेमोरी का कोई ब्लॉक कॉपी किया गया हो, यानी कि उस कैश ब्लॉक के पास मेन मेमोरी के किसी ब्लॉक का एड्रेस कॉपीड होना चाहिए, तभी हम कैश में डाटा को राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट हिट। तो राइट हिट का मतलब होता है जब भी आप प्रोसेसर से कोई डाटा कैश के किसी ब्लॉक में मूव कर रहे हैं तो उस कैश ब्लॉक में अगर मेन मेमोरी का कोई ब्लॉक कॉपीड होगा तो उसको हम कहेंगे राइट हिट। मतलब कैश के इस ब्लॉक में मेन मेमोरी के ब्लॉक का एड्रेस कॉपीड है तो हम फ्रीली यहाँ पे डाटा राइट कर सकते हैं और बाद में इस डाटा को रैम में मूव कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्लॉक के पास रैम के इस ब्लॉक का एड्रेस अवेलेबल था। तो इस सिनेरियो को हम कहेंगे राइट हिट। तो कैश हिट के केस में दो राइट टेक्निक्स होती है, एक होती है राइट थ्रू और दूसरी होती है राइट बैक। तो राइट थ्रू में क्या होता है कि डाटा को कैश में भी राइट किया जाता है और मेन मेमोरी में भी, और दूसरी टेक्निक होती है राइट बैक। इसमें डाटा सिर्फ कैश में राइट किया जाता है और बाद में इसको मेन मेमोरी में मूव किया जाता है जब भी इसकी जरूरत पड़े। फिर इसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो आता है राइट मिस। राइट मिस मतलब जब आप कोई डाटा कैश में राइट करने जा रहे हैं और इस ब्लॉक के पास रैम के किसी भी ब्लॉक का एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो इस सिनेरियो को कहेंगे राइट मिस। इस केस में डाटा कैश में राइट नहीं किया जा सकता। तो राइट मिस के सिनेरियो में दो टेक्निक्स होती है हमारे पास, एक होती है राइट एलोकेट। राइट एलोकेट में क्या किया जाता है कि पहले रैम के किसी ब्लॉक को कैश के ब्लॉक में लोड किया जाता है, फिर डाटा को कैश के ब्लॉक में कॉपी किया जाता है। और दूसरी टेक्निक होती है राइट अराउंड। इसमें डाटा को डायरेक्टली मेन मेमोरी के एक्स ब्लॉक में राइट किया जाता है। तो ये थी कैश की राइटिंग टेक्निक्स। अब इसके बाद फर्दर कैश को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होती है यूनिफाइड कैश और दूसरा होती है स्प्लिट कैश। तो यूनिफाइड कैश में क्या होता है कि कोड और डाटा दोनों एक ही कैश में सेव्ड रहते हैं, और स्प्लिट कैश में क्या होता है कि कोड और डाटा सेपरेटली कैश के दो डिफरेंट पोर्शन में सेव किया जाता है। अब इसके बाद आता है कैश कंट्रोलर। तो कैश कंट्रोलर वो डिवाइस होता है जो कैश के डाटा फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी जो भी डाटा कैश से प्रोसेसर को सेंड किया जाएगा या फिर कैश से मेमोरी को सेंड किया जाएगा तो उसको कंट्रोल कौन करता है, कैश कंट्रोलर। और प्रोसेसर जब भी किसी डाटा के लिए रिक्वेस्ट करता है तो कैश कंट्रोलर सबसे पहले उसको कैश में चेक करेगा। अगर कैश में वो डाटा नहीं मिलता है तो फिर वो वही डाटा मेन मेमोरी से रिक्वेस्ट करेगा। अब इसके अलावा कैश हिट और कैश मिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोसेसर जब किसी डाटा के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो डाटा कैश में मिल जाए तो उसको कहेंगे कैश हिट, और अगर डाटा कैश में नहीं मिलता है और वही डाटा मेन मेमोरी से रिक्वेस्ट करना पड़ता है तो उस केस को कहेंगे कैश मिस। और कैश मिस के केस में जो टाइम की एक्स्ट्रा पेनल्टी पड़ती है उसको कहते हैं हम मिस पेनल्टी। और इसके अलावा सीपीयू जब किसी डाटा की रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट जनरेट होने से और रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बीच के टाइम को हम एक्सेस टाइम कहते हैं। और एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, हिट टाइम प्लस मिस रेट इनटू मिस पेनल्टी। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप JOIT 939 के लिए ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आप हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ PDF नोट्स और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। बाकी वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।